ठीक है, रिकॉर्डिंग को प्रोग्रेस कर दिया हमने आप लोगों के लिए। चलिए अब हम शुरू करेंगे। ये डीजे भी आ गया, दैट्स नाइस। इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर के मुझे भेज देना, अटेंडेंस हो जाएगी आपकी। मैंने आपको बताया मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या था कि व्हेन द इनहेरिटेंस ऑफ ओनली वन कैरेक्टर इज स्टडीड एट अ टाइम, ठीक है, स्टडीड एट अ टाइम, तो हम उसको क्या बोलते हैं बेटा? उसको हम बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, उसको हम बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो भाई एक बार में सब आ जाए, ये बार बार आना जाना ना लगा रखें, ठीक है। When the inheritance of only one character is studied at a time, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? मोनो हाइब्रिड क्रॉस। इसमें देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी को हमने कहा था ये हेट्रोजाइगस की कंडीशन है, कैपिटल टी स्मॉल टी ये होमोजाइगस की कंडीशन है, ठीक है। अब इसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि जो कैपिटल टी है इट इज डोमिनेंट ओवर द स्मॉल टी, क्योंकि ये जो हाइट का कैरेक्टर था, हाइट के कैरेक्टर में जो टॉलनेस था वो डोमिनेंट था और जो डार्कनेस था वो रिसेसिव था। आपने ये देखा था कि पेरेंटल टॉल को हमने लिया, पेरेंटल टॉल को हमने लिया और पेरेंटल डॉर्क को हमने लिया, इन दोनों को हमने क्रॉस करवाया और जो हमें F1 प्रोजेनी मिली वो पूरी की पूरी कैसी थी? टॉल थी। अब जब हमने इस टॉल की हमने क्या करवाई थी? सेल्फिंग करवाई थी, तो हमें 3 टॉल मिले थे और एक हमें डॉर्क मिला था। मतलब हमें 75% जो प्रोजेनी मिली थी वो कैसी थी? टॉल थी। और 25% जो प्रोजेनी थी वो कैसी थी बेटा? वो हमारी डॉर्क प्रोजेनी थी। किसमें? F2 जनरेशन में। बट इन द केस ऑफ F1 जनरेशन ऑल द प्रोजेनी 100% वर टॉल। 100% कैसा था? टॉल था। इसी चीज को और इलेबोरेट किया हमने इस वाले क्रॉस में। आप ये देखिए, हमने पेरेंटल जनरेशन में लिया था कैपिटल टी स्मॉल टी, ये पूरी तरीके से कैसा था? टॉल था। ये पूरी तरीके से कैसा था? डॉर्क था। ये प्योर लाइन ब्रीडिंग हमने देखी थी। यहाँ पर ये होमोजाइगस टॉल है, ये होमोजाइगस क्या है? डॉर्क है। होमोजाइगस डोमिनेंट है, ये होमोजाइगस रिसेसिव है। ये इन दोनों के अगर गैमीट्स अगर हमने बनाए तो ये कैपिटल टी ये गैमीट था हमारा, स्मॉल टी ये हमारा गैमीट है। इन दोनों के बीच में हमने क्रॉस करवाया तो कैपिटल टी और स्मॉल टी हमें मिला, ठीक है। बट वी डिडंट नो व्हाट इज द जीनोटाइप ऑफ F1 जनरेशन। हमें बिल्कुल भी नहीं पता था कि F1 जनरेशन का जीनोटाइप क्या होगा, क्योंकि ये F1 जनरेशन में सभी के सभी कैसे थे बेटा? सभी के सभी ऑल टॉल थे। अब इसी F1 को क्रॉस चेक करने के लिए मेंडल ने क्या करवाया था? मेंडल ने करवाया टेस्ट क्रॉस, है ना? टेस्ट क्रॉस में क्या होता है कि F1 को हम क्रॉस करवाते हैं पेरेंट के रिसेसिव ट्रेट से। F1 की क्रॉस हम किससे करवाते हैं? पेरेंट के रिसेसिव ट्रेट से क्रॉस करवाते हैं। तब हमें 50% टॉल मिलता है और 50% क्या मिलेगा? डॉर्क मिलेगा। अगर ये रेशियो, हाँ, अगर ये रेशियो अगर हमें मिलता है, आगे मैं करके दिखाऊंगा आपको, अगर ये रेशियो हमें मिलता है टेस्ट क्रॉस करने के बाद, तब हम इस चीज को डिटर्मिनेशन के साथ कह सकते हैं कि हमारा जो F1 प्रोजेनी है उसका जो जीनोटाइप है कैपिटल टी और स्मॉल टी है, मतलब वो आपका हेट्रोजाइगस टॉल है। वो क्या है? हेट्रोजाइगस टॉल है। अब आप देखिए यहाँ पर F1 जनरेशन में जब आपने देखा तो यहाँ पर इसकी हमने करवा दी थी सेल्फिंग में हमने देखा था कि आपको 3 प्रोजेनी ऐसी थी जो कैसी थी? टॉल थी, और एक जो कैसी थी? वो डॉर्क थी। अब इन्हीं के बाद जो जीनोटाइप कैरेक्टर था वो 1:2 का रेशियो था, और फिनोटाइप कैरेक्टर 3:1 का रेशियो आया था, ठीक है। अब आपको मैंने बताया कि हेट्रोजाइगोसिटी रिड्यूसेस टू हाफ बाय इनब्रीडिंग। जब हम इनब्रीडिंग करवाते हैं, मतलब सेल्फिंग करवाते हैं, तो जो आपका हेट्रोजाइगोसिटी होती है वो 50% हर जनरेशन में क्या होती है? डिक्लाइन कर जाती है। अब जैसे जनरेशन हमने लिया था, पी जनरेशन लिया था, पेरेंटल जनरेशन में लिया था, तो पेरेंटल जनरेशन में कोई भी हेट्रोजाइगस कंडीशन नहीं थी, इसलिए यहाँ पर हमने कहा था ये 0% है। उसके बाद होमोजाइगस की जो कंडीशन है वो हमने बताया था कि यहाँ पर क्या है बेटा? 100% होमोजाइगस की कंडीशन है। तो अब हमने यहाँ पर क्या करवाते बेटा? क्रॉस करवाते। इस बात की तरफ ध्यान देना, ये क्या है? ये करवाया था हमने क्रॉस, ये करवाया हमने क्रॉस में हमको क्या मिला? F1 जनरेशन मिला। F1 जनरेशन में हमें 100% हेट्रोजाइगस मिला, ठीक है, और हमें
0% क्या मिला, 0% हमें मिला क्या, होमोजाइगस, मतलब होमोजाइगस। ठीक है, होमोजाइगस बिल्कुल भी नहीं था, हेटेरोजाइगस 100% था। फिर हमने F1 की सेल्फिंग करवाई तो हमें F2 मिला, F2 की सेल्फिंग करवाई तो F3 मिला, F3 की सेल्फिंग करवाई तो हमें F4 मिला। तो जब हमने F2 की सेल्फिंग करवाई, यहाँ पर ध्यान से देखियो, इधर F2 के अंदर सेल्फिंग करवाई तो हमने देखा कि 50% हेटेरोजाइगस था और 50% होमोजाइगस था। ठीक है, 50% होमोजाइगस था, 50% क्या था, हेटेरोजाइगस था। F3 में देखा तो हेटेरोजाइगोसिटी देख रहे हैं आप, 50% डिक्लाइन करती हुई चली जा रही है, यही बात कही गई। अब आपको मैं बताता हूँ क्या क्या पॉस्टुलेट या क्या क्या प्रिंसिपल जो थे वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाने के बाद हमें मिले थे। तो ये 3 पॉस्टुलेट जो थे वो आए थे। पहला जो पॉस्टुलेट या प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल ऑफ द पेयर्ड फैक्टर, प्रिंसिपल ऑफ द पेयर्ड फैक्टर। ठीक है, इस फैक्टर के हिसाब से हर कैरेक्टर जो होता है रेगुलेटेड बाय द डिस्क्रीट यूनिट दैट इज नोन एज द फैक्टर, ये मेंडल ने कहा था। एंड इन द एवरी ऑर्गेनिज्म देयर इज अ पेयर ऑफ फैक्टर, हर ऑर्गेनिज्म में पेयर ऑफ फैक्टर होता है जो कहाँ से आता है, उनके पेरेंट्स से आता है। ठीक है, आधा जो है कहाँ से आता है, मेल पेरेंट से आता है, आधा कहाँ से आता है, फीमेल पेरेंट से आता है, ये बात आप जानते हैं। उसके बाद आपका आता है प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस, प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस। जब दो प्योर पेरेंट एक दूसरे को साथ हम क्या करवाते हैं बेटा, क्रॉस करवाते हैं, जिनके अंदर एक कंट्रास्टिंग कैरेक्टर होता है, उनमें से एक कैरेक्टर क्या होता है, एक कैरेक्टर डोमिनेंट होता है या एक ट्रेड डोमिनेंट होता है और एक ट्रेड क्या होता है, रिसेसिव होता है। तो जब हम F1 जनरेशन में देखते हैं तो F1 जनरेशन में हमें ये दिखाई पड़ता है कि यहाँ पर हमें सिर्फ डोमिनेंट कैरेक्टर ही दिखाई पड़ रहा है, रिसेसिव कैरेक्टर जो कि पेरेंटल जनरेशन में था वो बिल्कुल भी नहीं दिखाई पड़ा। यही तो हुआ था ना, देखो यहाँ पे जब हमने ये F1 जनरेशन देखा था, F1 जनरेशन में आप ये देख रहे हो, सिर्फ और सिर्फ हमें क्या दिखाई पड़ा, टॉल का कैरेक्टर ही दिखाई पड़ रहा है, डॉग का कैरेक्टर नहीं दिखाई पड़ रहा। क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा, क्योंकि कैपिटल कैपिटल टी इज डोमिनेंट ओवर द स्मॉल टी, कैपिटल टी इज डोमिनेंट ओवर द स्मॉल टी। उसके बाद तीसरा जो पॉस्टुलेट है वो क्या था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट। ये बड़ी मजेदार चीज है, इसको हम बहुत अच्छे से समझाएंगे आपको कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यानी कि जब कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों एक साथ रहते हैं तो इनमें से आपको मैं बता दूं कैपिटल टी का असर स्मॉल टी को खत्म कर देता है। मतलब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमें टॉल दिखाई पड़ता है, डॉग हमें नहीं दिखाई पड़ता। लेकिन जैसे ही स्मॉल टी कैपिटल टी से क्या होता है, अलग हो जाता है, जैसे ही अलग होता है तो स्मॉल टी दूसरे स्मॉल टी के साथ मिल करके अपना कैरेक्टर शो करना शुरू कर देता है और ये कैरेक्टर कैसा होता है, डॉट होता है। तो यहाँ पर ये हमारे कहने का मतलब ये हुआ कि लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट, प्योरिटी गैमीट की जो प्योरिटी है वो बिल्कुल बनी हुई रहती है, वो कभी खत्म नहीं होती। इसीलिए आप ये देखिए कैपिटल टी और स्मॉल टी जितने समय तक चाहे उतने समय तक दोनों एक साथ रहें, भले ही कैपिटल टी का जो डोमिनेंसी है स्मॉल टी के ऊपर दिखाई पड़ रही है, लेकिन जब स्मॉल टी एक लड़का है, एक लड़का है, एक लड़का है, उसका नेचर कैसा है, उसका नेचर है चोरी करना, उसका नेचर क्या है, चोरी करना। ठीक है, उसका नेचर है चोरी करना। और एक ऐसा लड़का है जो बड़ा सज्जन परिवार से है, अच्छा है, वो चोरी नहीं करता, वो चोरी नहीं करता, लेकिन वो सब वॉइस नहीं आ रही आपकी। सर की आवाज नहीं आ रही है? नहीं नहीं। मैं आवाज आ रही है बेटा, हेलो? हाँ सर अब आ रही। तो
एक एक करके हम एक एक कहानी की लिख लेते हैं क्या क्या इसमें था। तो नंबर 1 लिखेगा पोस्टुलेट प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड फैक्टर। ठीक है, पोस्टुलेट या प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड फैक्टर की बात हम करेंगे। तो पहला पॉइंट आप लिखेंगे नंबर 1 जो पोस्टुलेट निकला था वो क्या है आपका, पेयर्ड फैक्टर का पोस्टुलेट है। इसमें लिखिएगा नंबर 1, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल according to this principle each character is regulated by each character is regulated by a discrete unit called factor। इसे क्या कहते हैं, फैक्टर। एंड इन एवरी ऑर्गेनिज्म there is a pair of factors, there is a pair of factors present, out of which one comes from male parent, one comes from male parent and other from female parent। एंड अदर फ्रॉम द फीमेल पेरेंट। ये पहला पोस्टुलेट था पेयर्ड फैक्टर का। ठीक है, दूसरा वाला क्या कह रहे हैं, ध्यान दीजिए इधर। दूसरा जो था प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस का, प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, इसमें लिख दीजिएगा व्हेन two pure parents with contrasting forms of characters, when two parents with contrasting forms of characters are crossed, then the form which appears in F1 heterozygote, then the form which appears in F1 heterozygote will be known as dominant form। इसको आप बोर्ड में इसी तरीके से लिखेंगे जैसा मैं बताया हूँ, डोमिनेंट फॉर्म। एंड द अदर वन विल बी known as recessive form।
एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि ये जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है ये एक्चुअली में कोई लॉ नहीं था, कोई लॉ नहीं था, ठीक है, इन जनरल कोई लॉ नहीं था। और दूसरी चीज, एंड ये जो आपका ये जो लॉ बना रहे थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस या प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस, इट वाज नॉट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, इट वाज नॉट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। लॉ ऑफ डोमिनेंस is not universally accepted। इसके साथ एक्सेप्शंस क्या थे? इनकम्प्लीट अगर आप किसी डोमिनेंस और को डोमिनेंस। बिल्कुल सही बात। इनकम्प्लीट डोमिनेंस को डोमिनेंस, ठीक है, ये है इसके एक्सेप्शन। अगला लॉ है तीसरा वाला, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गेम। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या हम बोलते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गेम। लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गेमिंग, ठीक है। ये चीज आप बताइए, मैंने क्या बताया कि इसमें जो दोनों गैमीट आपस में मिलते हैं जाइगोट बनता है, तो जाइगोट से फिर जो प्रोजेनी आगे निकल करके आती है, तो उनमें से दोनों गैमीट्स अलग अलग होते हैं। जैसे मैंने बताया कि कैपिटल टी और स्मॉल टी ये दोनों एक साथ जब ये दोनों एक साथ हैं तो ये कैसा कैरेक्टर शो करे बेटा? ये टॉलनेस दिखा टॉल। ये टॉलनेस दिखा रहा है। लेकिन इनके जो गैमीट्स अलग होंगे, ठीक है, इनके जो गैमीट्स अलग होंगे। अब देखिए इन गैमीट्स में कैपिटल टी अलग होगा, स्मॉल ठीक है, और स्मॉल टी अलग होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब स्मॉल टी आपका अलग हो रहा है कैपिटल टी से, तो कैपिटल टी स्मॉल टी को कभी कंटामिनेट नहीं कर रहा है, मतलब अपना असर उसके अंदर छोड़ नहीं रहा है। जब भी स्मॉल टी अलग होगा गैमीट के फॉर्म में, तो उसका अपना ही कैरेक्टर होगा, उसके अंदर किसी दूसरे के कैरेक्टर कभी नहीं जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे कैपिटल टी के अंदर किसी दूसरे के कैरेक्टर नहीं आ रहा है, किसी दूसरे का असर नहीं आ रहा है। इस तरीके से जब स्मॉल टी अपने ही जैसे स्मॉल टी के साथ जाकर के ये मिलेगा, तब ये क्या शो करेगा? अपना डॉर। फिजिकल अपीयरेंस ये शो करेगा। मतलब ये क्या हो जाएगा बेटा? ये डॉट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? डॉट हो जाएगा। इन्हीं को कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। समझ गए? जैसे मैं क्या बताऊं, जैसे गधे के सर पे तुम उसके पीठ पर खूब ढेर सारी किताब ला दो तो वो विद्वान नहीं हो जाता, लेकिन किताब जो उसके साथ चलती रहती है। समझ रहे हो ये बात? जब अलग करेंगे हम दोनों, किताब और गधे दोनों को हम अलग कर देंगे, तो किताब का अपना महत्व रहेगा, गधे का अपना अलग महत्व रहेगा, ठीक है। अब देखो एक लाइब्रेरियन है, लाइब्रेरी में एक नहीं दो नहीं, आप लाखों किताबें वहां पर पड़ी रहती। हम आप क्या करते हैं, अपने हिसाब की चीजें वहां पर चूज करके जो पढ़ना है हम लोग पढ़े, और हम जो है अपना मकसद हासिल कर लेते हैं। लेकिन लाइब्रेरियन वहीं का वहीं रहता है, उसको क्या करना है, खाली किताब का नाम पढ़ करके दे देना है। तो आप समझ जाइए कि बिल्कुल कैसा है बिल्कुल एक बुक और लाइब्रेरियन के जैसा मेल है। अब लाइब्रेरियन को जब आप अलग कर दोगे, तो उसके अंदर लाइब्रेरी में रखी किताबों का कोई नॉलेज नहीं है, अगर वो पढ़ता नहीं है तो। ठीक वैसे ही है, कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों एक साथ तो रहते हैं, जिसकी वजह से कैपिटल टी का असर हमें दिखाई भी पड़ता है। लेकिन जब दोनों अलग होते हैं तो एक दूसरे के ऊपर कोई असर नहीं छोड़ते, अपना अपना कैरेक्टर लेकर के अलग हो जाते हैं। आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। यस सर। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई।
Yes, sir. और एक्सप्लेन करो, Yes, sir. और एक्सप्लेन करो इसको नहीं सर, आ गए। Okay. आगे। चलो इसमें लिख लेते हैं, मैं आपको लिखता हूँ लॉजिशन में, मैं आपको कुछ लिखा देता हूँ कि when factors of contrast form, देखो when factors of contrasting form of a character of characters not of characters are present together सर कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म के बाद क्या था? contrasting form of characters are present together in heterozygous condition and they remain together for entire generation. Contaminate but never contaminate each other and when gametes are formed ठीक है, never contaminate each other and when gametes are formed they will separate independently and only one will enter into the gamete. One will enter into the gamete. Thus इस तरीके से gametes are always pure. ठीक है, और ये जो लॉ था ऑलमोस्ट जो है ये एक्सेप्टेड था, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड ये लॉ था, और ये जो सेग्रीगेशन का फिनोमेना है, दिस सेग्रीगेशन फिनोमेना इज बेस्ड ऑन द मियोसिस। क्या होता है? मियोसिस के ऊपर ये पूरी तरीके से डिपेंड होता है। ठीक है, इसमें एक पॉइंट मेंशन करते हैं हम लोग, वो ये है कि आपने प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज सब पढ़ा है। यस। तो मियोसिस फर्स्ट के एनाफेज फर्स्ट में याद होगा कि क्रोमोसोम्स के बीच में डिसजंक्शन होता है। याद आया? नहीं याद आया? हवा हो गई बातें। क्या होता है डिसजंक्शन? मतलब जंक्शन को खत्म करना। तो क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? मेटाफेजिक प्लेट्स पर लगे हुए होते हैं इस तरीके से। एक क्रोमोसोम ये है, ये क्रोमोसोम एक दूसरे से लगे हुए हैं। ये अपने पोल की तरफ स्पिंडल फाइबर है,
ये अपने पोल की तरफ स्पिंडल फाइबर है। ये जो स्टेज है ये मेटाफेज स्टेज वाली है, मेटाफेज फर्स्ट वाली स्टेज है। ठीक है, एनाफेज फर्स्ट स्टेज में क्या होता है कि ये जो क्रोमोसोम्स हैं एक दूसरे से फुल अपार्ट, एक दूसरे से दूर जाते हैं, नॉन डिस्जंक्शन होता है, बिल्कुल इस तरीके से ऐसे। ठीक है, ये अच्छा, ये जो आर्म्स हैं ऊपर वाले आर्म्स हैं, ये नीचे की तरफ क्या होंगे, नीचे की तरफ क्यों होंगे मालूम है क्यों? क्योंकि जब इसको फोर्स यस। के साथ खींचा जाता है वो नीचे की तरफ लटक जाते हैं आर्म्स है। ये यहाँ पर स्पिंडल फाइबर लगा। तो ये जो स्टेज आपको दिखाई पड़ती है, ये स्टेज एक्चुअल में कौन सी है? ये स्टेज आपकी एनाफेज। एनाफेज फर्स्ट की है। ये आपकी एनाफेज, यहाँ पर क्रोमोसोम एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं और इसी को हम बोलते हैं डिसजंक्शन। क्या बोलते हैं? डिसजंक्शन। इट इज द एनाफेज फर्स्ट। चलिए कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं इसके बारे में, आपको लिखा दूंगा। इसमें लिखिएगा कि इट इज इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन ऑफ, it is independent segregation of allelic gene, independent segregation of allelic gene which takes place in anaphase first of meiosis first. Anaphase first of meiosis first, ठीक है। सेग्रीगेशन का मतलब क्या होता है? जो एलिलिक जीन है उनका भी क्या होता है? सेपरेशन होता है। ठीक है, अगर आपको मैं बता दूं कि अगर ये डिसजंक्शन फेल हो जाए, अगर ये डिसजंक्शन अगर फेल हो जाए तो क्या होगा? तब यही होगा कि सेग्रीगेशन नहीं होगा, सेग्रीगेशन यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे हम चलते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं बोल दूं आपको, कुछ क्वेश्चंस मैं बोलूं आपको। सर हाँ बेटा, सर एक डाउट था इसका। क्या हुआ? सर मैंने इसे जहाँ से पढ़ा था उसमें लिखा था कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हैज एन एक्सेप्शन, और उस एक्सेप्शन का नाम था नॉन डिसजंक्शन एक्सेप्शन। हाँ तो सर ये हाँ क्या ठीक है, होता है? देखो नॉन डिसजंक्शन में क्या होता है कि ये जो आप पेयरिंग आप देख रहे हो ना, ये सेपरेट नहीं होते हैं। अगर ये जब तक सेपरेट, अगर ये सेपरेट अगर हो गया तो क्या हो रहा है? डिसजंक्शन हो रहा है। और अगर ये सेपरेशन नहीं होगा तो नॉन डिसजंक्शन होगा। तो इसमें आपके कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स आते हैं।
ठीक है, क्या आते हैं ओके सर। जेनेटिक डिसऑर्डर्स आते हैं, जैसे ट्राइसोमी वगैरह होता है, सब इसी के अंदर डिसऑर्डर्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो ट्राइसोमी होता है इसको लिख लीजिएगा एग्जाम्पल में, इसे लिखिएगा कि ओनली एक्सेप्शन is non-disjunction. Only exception is non-disjunction. Non-disjunction. ये non-disjunction का बेसिक एग्जांपल जो था वो था आपका डाउन सिंड्रोम। कौन सा था? डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम इज अ ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम। ये सब मैं आपको बताऊंगा, ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम। ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम। अब F1 के बाद कराया गया था, क्यों F2 करवाया गया? जो F2 हुआ था, F2 में दो चीजें आपको मिली, दो चीज प्रूफ हुआ था F2 जनरेशन। मालूम है क्या क्या प्रूफ हुआ था? प्रूफ हुआ था सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन प्रूफ हुआ था, और ये सेग्रीगेशन प्रूफ हुआ था, ये फर्स्ट चॉइस सेग्रीगेशन प्रूफ, ये हमारी फर्स्ट चॉइस थी, मतलब पहले हम इसी को देखना चाह रहे थे। और दूसरा प्रूफ हुआ था डोमिनेंस। क्या प्रूफ हुआ था? डोमिनेंस प्रूफ हुआ था। ये क्या दिखा रहा है आपको? डोमिनेंस प्रूफ हुआ था, ये दिखा रहा है आपकी, ये हमारी सेकंड चॉइस। ये हमारी सेकंड चॉइस। ठीक, मतलब सर मतलब ये था कि F1 को जो हमने सेल्फिंग करवाई थी, तो हमसे मतलब दोनों चीजें तो निकल करके सामने आई थी, डोमिनेंसी भी दिख गई थी और क्या कहते हैं उसका सेग्रीगेशन भी प्रूफ हो गया। F1 में हम पूरी तरीके से नहीं कह पा रहे थे कि हाँ यहाँ पर सेग्रीगेशन है कि नहीं है, वहां पे बिल्कुल भी पता नहीं था F1 जनरेशन में। और F1 में हमें ये भी नहीं पता था कि कैपिटल T वाकई में डोमिनेंट है या नहीं। भाई यहाँ पर आप देखिए ध्यान से कि ये कैपिटल T और स्मॉल t एक, ठीक है, कैपिटल T स्मॉल t एक, ये दो प्रोजेनी हमें मिली। We don't know about the dominancy or recessiveness until we prove. कैपिटल T गैमीट है, स्मॉल t गैमीट है, कैपिटल T यहाँ पर गैमीट है, स्मॉल t यहाँ पर गैमीट है। हम एक पुनेट स्क्वायर बना लेते हैं, ठीक है। ये हमने पुनेट स्क्वायर बना लिया। अब इस पुनेट स्क्वायर को हमने इस तरीके से, एक तरफ हमने रखा ये मेल, मान लीजिए ये वाला मेल कैरेक्टर है, ये वाला फीमेल कैरेक्टर है, इधर हमने कैपिटल T और स्मॉल t रखा, इधर कैपिटल T और स्मॉल t रखा। अब हमने क्रॉस करवाया, इसका क्रॉस इसके साथ, इसका क्रॉस इसके साथ, और फिर इसका क्रॉस इसके साथ, दोनों मैंने भर दिया, फिर इसका क्रॉस इसके साथ, इसका क्रॉस इसके साथ। तब आप देखिए कि जब हमने क्रॉस करवाया तो आपको क्या मिला? कैपिटल T, फिर क्या मिला? कैपिटल T स्मॉल t, फिर हमें क्या मिला? कैपिटल T स्मॉल t स्मॉल t, और फिर हमें क्या मिला? स्मॉल t और स्मॉल t। ये जो मिला हमें, ये जो स्मॉल t मिला, ये कैसा था?
डॉस था, बात और ये जो तीनों हमें मिले थे ये कैसे थे? और टॉल। टॉल, है ना? ये तीनों हमारे कैसे थे बेटा? ये हमारे तीनों टॉल। यहाँ पर प्रूफ क्या हुआ? प्रूफ एक चीज तो सबसे पहला प्रूफ हमारा ये हुआ कि सेग्रीगेशन वाली बात हमारी प्रूफ हुई कि ये गैमीट्स जब सेग्रीगेट हुए तब अपना कैरेक्टर शो करना शुरू कर दिया। उसके बाद आपने देखा कि कैपिटल टी जो था वो अपने आप में डोमिनेंट था। जब दोनों साथ में थे तभी डोमिनेंसी शो कर रहे थे, और जब कैपिटल टी स्मॉल टी हेटेरोजाइगस कंडीशन में तभी ये डोमिनेंसी शो कर रहे थे। लेकिन जब स्मॉल टी होमोजाइगस कंडीशन में थे, लेकिन ये क्या शो कर रहे थे बेटा? डॉट्स में शो कर रहे थे। और जो कैसा कैरेक्टर है? ये आपका रिसेसिव कैरेक्टर है। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। चलिए, हम बात करने चल रहे बेटा डाई हाइब्रिड क्रॉस। आपका है डाई हाइब्रिड क्रॉस। इसमें लिखिएगा when two pairs of contrasting traits are studied together कब सुलोनी थोड़ा मुस्कुरा रही होती? सर कोई सर बात ये वो इमोजी लगा है ना वीडियो के ऊपर, वो हटा दीजिए। are studied together such cross are dihybrid cross. Such cross is dihybrid cross. बचपन में पढ़ पढ़ के आप लोग होशियार हो गए। अच्छा, एक चीज सुनो जरा, डाइहाइब्रिड प्रोसेस पढ़ने से पहले आपको मैं एक चीज पढ़ाता हूँ तो आपको समझ में आ जाए कि जो गैमीट्स की संख्या हम देखते हैं, अक्सर ये सवाल पूछता है आपसे कि गैमीट्स के नंबर आप बताइए। क्या पूछता है? गैमीट्स के नंबर आप बताइए। तो हम आपको बताएंगे कि अगर आपसे पूछे टाइप्स ऑफ गैमीट्स तो इसका जवाब होगा 2 to the power n। क्या होगा? 2 to the power n, जहां पर n क्या है? n इज द नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस कंडीशन, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस कंडीशन। यह है आपका नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस कंडीशन। ठीक है, अगर हम कहेंगे कैपिटल ए स्मॉल ए, ये मोनोहाइब्रिड हेटेरोजाइगस है। यस सर। ये आपका मोनोहाइब्रिड हेटेरोजाइगस है। अगर हम कहें आपसे कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, ये आपका डाइहाइब्रिड कैसा है? हेटेरोजाइगस। डाई हाइब्रिड हेटेरोजाइगस है।
ये जो हेटेरोजाइगस किस कंडीशन में होते हैं, चाहे आप कह लीजिएगा कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, ये आपका ट्राई हाइब्रिड हेटेरोजाइगस है। ये जो है ना, ये इसको हम बोलते हैं परफेक्ट हेटेरोजाइगस, इसको हम बोलते हैं परफेक्ट हेटेरोजाइगस हम इसको। अगर ये आपका ऐसे है कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, हेटेरोजाइगस कंडीशन तो है ये, बट दिस हेटेरोजाइगस कंडीशन इज नॉट परफेक्ट। ठीक है, ये हेटेरोजाइगस कंडीशन परफेक्ट नहीं है। तब अब आप नंबर ऑफ गैमीट्स आप हमें बताएंगे। नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इस तरीके से सर कंडीशन अगर ऐसी है। हाँ बेटा, सर मेरी क्लास लीव हो गई थी नेट के कारण, 1 मिनट बता दीजिए क्या बता रहे हैं आप। नंबर ऑफ गैमेट्स निकालने के लिए ये फार्मूला 2 टू द पावर n का फार्मूला है ये। ठीक है, जहाँ पर n क्या नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस कंडीशन है। अगर आप कैपिटल ए स्मॉल ए देखेंगे तो ये मोनोहाइब्रिड हेटेरोजाइगस है, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल ए आप देखेंगे तो डाईहाइब्रिड हेटेरोजाइगस कंडीशन है। या आपके लिए कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, ये ट्राई हाइब्रिड हेटेरोजाइगस कंडीशन है। तो इस तरीके की जो हेटेरोजाइगोसिटी हम देखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, परफेक्ट हेटेरोजाइगस है। अगर हम इसको इस तरीके से लिखें कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी स्मॉल, तो यानी यहाँ पर ये वाले जो पेयर आपको दिख रहा है ये हेटेरोजाइगस नहीं बल्कि होमोजाइगस। ओवरऑल अगर पूरे को मिला करके हम देखें तो ये आपका हेटेरोजाइगस है, लेकिन इस हेटेरोजाइगस को हम परफेक्ट नहीं कहेंगे क्योंकि बीच में एक होमोजाइगस मिला हुआ है। ठीक, अब आप हमें बताएंगे नंबर ऑफ गैमीट्स के बारे में। कैपिटल ए इसमें नंबर ऑफ गैमीट क्या होगा, कैपिटल ए स्मॉल ए नंबर ऑफ गैमीट क्या होगा, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी इसमें नंबर ऑफ गैमीट क्या होगा, आपका कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी इसका गैमीट का नंबर कितना होगा। उसके बाद आपको मैं बता दूं कि आपका है कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल सी। नंबर 6 पर हम आपको ले आए कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी। ठीक है, फिर आपका आता है कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल। अब आप सबके नंबर ऑफ गैमीट्स हमें बताएंगे कितने कितने गैमीट्स हैं। सर फर्स्ट वाले में 1 देखो ऐसे लगाएंगे n इज इक्वल टू यहाँ पर 0 है, 0 फार्मूला क्या लगेगा 2 टू द पावर n का फार्मूला लगेगा यहाँ पे। ठीक है, 2 टू द यस पावर n का फार्मूला लगेगा, n इज इक्वल टू 0 है, इसलिए 2 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। यहाँ पर n इज इक्वल टू कितना है 2 1 1 1 है, 1 इसलिए 2 टू द पावर 1 इक्वल टू 2 2। दो गैमीट बनेंगे, यहाँ पर n इज इक्वल टू कितना है 1 है, तो इसलिए इसका फॉर्मूला 2 टू द पावर 1, आंसर कितना आएगा 2। यहाँ पर n इज इक्वल टू 4 कितना है 2 है, तो इसलिए इसका जो गैमिट आएगा 2 टू द पावर n मतलब 2 है, तो नंबर ऑफ गैमिट कितने हो गए इसके 4 हो गए, है ना। यस सर सर ये समझ ही नहीं आया, पहले वाले के बाद समझ नहीं आया। पहले वाले के बाद समझ नहीं आया। नहीं सर। यहाँ बता रहा है कि n क्या है, n है नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस कंडीशन। अब आप बताओ यहाँ पर कोई अच्छा सर हेटेरोजाइगस अब आ कंडीशन गया, है, अब आ गया। है ना। यस सर। अब अगला यहाँ पर देखो इसमें n इज इक्वल टू कितना है 4 2 है 2 n इज इक्वल टू कितना है, 1 सर 1 1 इसलिए 2 टू द 2 पावर 1 इज इक्वल टू 2। 2 इस वाले में n इज इक्वल टू कितना है 2 2, इसलिए 2 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 4 4। यहाँ पर n इज इक्वल टू कितना है 3 3 इसलिए 2 टू द पावर 3 इज 8 इक्वल टू 8। ये सिंपल था।
अब इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करेंगे हम। हो गया सबका? सर हाँ जी। अगर हम थर्ड वाले में देखेंगे तो अगर हम गैमीट्स वैसे मतलब नॉर्मल तरीके से निकालेंगे तो 3 आएंगे, एक आ ही नहीं कैपिटल ए हो जाएगा, एक कैपिटल बी और एक स्मॉल बी। दो ही गैमेट आए। कैपिटल ए अलग हो जाएगा, कैपिटल ए अलग हो जाएगा, एक कैपिटल बी और एक स्मॉल बी अलग हो जाएगा। ठीक है? सर ये तो 3 होकर नहीं होगा जी, ऐसी बात कर। देखो कैपिटल ए कैपिटल इन दोनों का गैमेट क्या बनेगा? कैपिटल ए ही तो बनेगा। हाँ सर, कैपिटल बी स्मॉल बी है तो क्या बनेगा? एक बी बनेगा, एक कैपिटल स्मॉल बी बी और बनेगा। स्मॉल बी। अब ए भी बनेगा ऐसे और फिर ए भी बनेगा ऐसे। बताओ तीसरा कहाँ से बन रहा है? सर पर ये तो बोलो बोलो। जाइगोट बनना है सर। हाँ तो गैमीट, गैमीट तो दो ही बन रहा है ना। देखो आप देखो ये कैपिटल ए अलग हो गया, होमोजाइगस की कंडीशन आप देखेंगे ना। इसको क्या है, नंबर ऑफ गैमीट्स का मतलब क्या हो रहा है? यहाँ पर हम जाइगोट को रिलेट कर रहे हैं आगे जाकर। ओके सर। अब इसको मैं आपको फोर्क लाइन मेथड बताता हूँ। देखो फोर्क लाइन मेथड में जैसे नंबर 1 है कैपिटल ए है, इसलिए इसका गैमीट क्या होगा? सिर्फ एक ही होगा। दूसरा वाला है आपका कैपिटल ए स्मॉल ए, तो यहाँ पर आपका जो दिखाई पड़ेगा एक कैपिटल ए होगा और एक स्मॉल ए। तीसरी वाली कंडीशन आपको जो दिखाई पड़ेगी वो क्या है? कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। यानी ए यहाँ पर क्या हो गया? आपका कॉमन हो गया ए, ठीक है, एक आपका बी और एक आपका स्मॉल बी। ठीक है? अब अकेला गैमीट का मतलब ये नहीं कि ये जो है अकेले अपने आप को शो करेगा। ये शो करेगा कैसे? ये कैपिटल ए कैपिटल बी शो करेगा और ये कैपिटल ए स्मॉल बी के रूप में ये अपने आप को शो करेगा आगे जाकर। अगर हम आपको देखें नेक्स्ट वाला है कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल ए, यानी यहाँ पर दो कंडीशन बनेगी, एक कैपिटल ए बनेगा और एक स्मॉल ए बनेगा। ठीक है? और बीबी वाले में क्या होगा? एक कैपिटल बी इसके साथ स्मॉल बी इसके साथ, कैपिटल बी इसके साथ स्मॉल बी इसके साथ। अब देखिए प्रोजीनी ए बी, ये भी गैमेट ए स्मॉल बी, ये स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल बी। देखो यहाँ पर मोनोहाइब्रिड में ये अकेला गैमीट है, मोनोहाइब्रिड में ये अकेला गैमीट, मोनोहाइब्रिड में ये अकेला गैमीट है, ये अकेला गैमीट। ये जो कंडीशन आप देख रहे हो ये मोनोहाइब्रिड नहीं बल्कि डाईहाइब्रिड है। ये भी कंडीशन कैसी? मोनोहाइब्रिड नहीं बल्कि डाईहाइब्रिड है। तो गैमीट में कोई अकेला हम ए अक्षर तो लिखेंगे नहीं, गैमीट में कोई अकेला बी अक्षर तो लिखेंगे नहीं। जब हम गैमीट की बात करेंगे, डाईहाइब्रिड गैमीट की बात करेंगे, तो ये ए और बी दोनों एक साथ आएगा ना। यस सर। हाँ अब बोलो ना, इसमें ए और बी एक साथ आएंगे ठीक कि है नहीं सर। आएंगे? अब जैसे ए बी सी कर देंगे तो अकेले ए तो कुछ कर नहीं पाएगा, ए अकेले बी बी सी कुछ नहीं कर पाएगा, खाली अकेले और ए और बी कुछ नहीं कर पाएंगे जब तक सी नहीं आएगा ट्राई हाइब्रिड में। तो ए बी सी तीनों को आना जरूरी है। अब वो चाहे जिस फॉर्म में आए, कैपिटल ए के फॉर्म में आए, कैपिटल बी के फॉर्म या स्मॉल सी के फॉर्म में आए, उसी तरीके से यहाँ पर ये बात बताई गई है आपको। तो नहीं यहाँ पर ये देखिए, आपने देखा अगर इसका फॉर्मूला अगर हमने देखा होगा तो आपको याद होगा इसका फॉर्मूला क्या था? n इज इक्वल टू कितना? यहाँ पर 2 है, n इज इक्वल टू 2 है, 4। तो 2 टू द पावर 2 इक्वल टू कितना आ गया? 4 आ गया। 4 गैमिट यहाँ पर आप देखो दिख रहा है, ये देखिए ये 4 गैमिट आपको दिख रहा है। ठीक है? यस सर। ठीक, यहाँ पर आप देखिए इस वाले कंडीशन में इसमें n इज इक्वल टू कितना है? 1 है, तो 2 टू द पावर 1 इज इक्वल टू 2। तो देखिए आपको यहाँ पर दो गैमिट आपको दिखाई पड़ रहा है अच्छे से। ठीक, अब देखिए आगे, एक था आपका कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल सी, यानी यहाँ पर n इज इक्वल टू कितना है? 1 है, n इज इक्वल टू 1 है, तो नंबर ऑफ गैमीट कितना होगा? 2 गैमीट होगा, यानी ए इसमें कॉमन है, फिर ए और बी कॉमन है। इसमें कॉमन है, तो बी के बाद सी और ये आप देख सकते स्मॉल सी। तो जो गैमीट बनेगा ऐसे बनेगा ना, ए बी कैपिटल सी ए बी स्मॉल सी।
ये क्लियर हुआ कि नहीं ये बात? हो गया सर। यस सर। ठीक है, अगला है आपका कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी। इसमें देखिए कैपिटल ए कॉमन है, ठीक है, कैपिटल बी अलग है, स्मॉल बी अलग है, फिर कैपिटल सी, स्मॉल सी है, तो दोनों के साथ एक कैपिटल सी, स्मॉल सी लगाएंगे, इसके साथ भी हम कैपिटल सी और स्मॉल सी लगाएंगे। अब गैमीट कितना बनेगा इधर देखिए, 4 देखिए चार। इसमें n इज इक्वल टू कितना है, 2 2 है, 2 तो 2 टू दी पावर n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 हो 4। जाएगा। 4 अब गैमीट आप देख लीजिए क्या गैमीट बनेंगे जल्दी, ए इसका कैपिटल ए ए बी कैपिटल बी कैपिटल सी, कैपिटल सी। ए बी स्मॉल सी, ठीक है, लिखो इसको, क्या हो जाएगा आपका ए बी कैपिटल सी, ए बी स्मॉल सी। फिर उसके बाद इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, एक कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, कैपिटल ए स्मॉल। अब आप देखिए नंबर ऑफ टोटल गैमेट्स कितने हो गए। कितनी 4। बढ़िया बात यहाँ पर आप देख रहे, देखिए आपको 4 गैमेट दिखाई पड़ने की नहीं, यस सर। क्लियर हो गई बात ये। अब बताओ जेनेटिक्स हाँ आसान है कि टफ है? आसान। अभी तक आसान है, ठीक है। इसका गैमेट बना करके जल्दी से दिखाओ जो मैं दिखाने जा रहा हूँ। कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल, इसका गैमेट बना के दिखाओ। अच्छा ये तो सबको वेल नोन है कि इसमें 8 गैमेट बनेंगे, यस सर। है ना, यस 8 सर। गैमेट बनेंगे ये सबको पता है, लेकिन 8 गैमेट कैसे कैसे होंगे सर एक सबका जीनोटाइप कैपिटल, बताना। सर सर हो एक गया। कैपिटल बी कैपिटल सी, एक कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी। अच्छा 1 मिनट रुक जाओ, सबका हो गया कि नहीं ये बताओ पहले। हो गया सर। हो गया यस सर। सर। सबका हो गया, चलो हम लोग एक बार करते हैं, फिर आप लोग क्रॉस चेक करना, ठीक। यस सर। तो ये एबीसी में है, इसमें क्या हो रहा है, इसलिए क्या होगा कि एक हमने कैपिटल ए अलग किया और एक हमने स्मॉल ए अलग किया, ठीक है। कैपिटल ए और कैपिटल ए के साथ कैपिटल बी आया, स्मॉल बी आया, फिर स्मॉल बी के साथ क्या आया आपका, कैपिटल सी आया और स्मॉल सी आया, इसके साथ भी आपका क्या आया, कैपिटल सी और स्मॉल सी आया। ये कंडीशन समझ में आई आपको, आ गई यस। है ना। उसके बाद आप यहाँ पर देखते कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल सी और स्मॉल सी, ठीक है। ये लाइन पे हम देखेंगे तो क्या होगा, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, ऐसे चलेंगे ना हम, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी ये आया, फिर आपका कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। जैसे आसान है बिल्कुल, टेंशन नहीं लेना है, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, फिर इस लाइन में चलेंगे कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, फिर कैपिटल ए स्मॉल बी और फिर स्मॉल सी, ऐसे चलेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल, फिर यहाँ पर कैपिटल ए स्मॉल बी और स्मॉल दिस फाइन। यस सर। यस सर। नाउ इसके बारे में देखिए, इसमें भी ऐसे ही हो स्मॉल ए जाएगा, कैपिटल स्मॉल बी ए कैपिटल सी। कैपिटल बी कैपिटल, इसके साथ आप क्या होगा, स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, ठीक।
यस सर। इसके साथ आप देख लीजिए क्या हो जाएगा, स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल, स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल। स्मॉल सी। अब थोड़ा काउंट कर लो, क्या ये 8 हैं? हाँ सर 8 है। 8 सर 8 है। सर 8 1 2 3 4 5 6 7। मेरा काम पूरा हो गया आपको बताने वाला। चलो ये चीजें लिख लीजिए, आप बना लीजिए। अच्छा ये सारी बातें आपकी एनसीईआरटी में नहीं हाँ इस सर। तरीके से, बट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। हाँ सर। चलें अब डाइहाइब्रिड क्रॉस कल बताएंगे आपको। सर वो बता दीजिए, वाटर लॉगिंग की वजह से प्लांट क्यों मर जाता है? क्या? वाटर लॉगिंग की वजह से प्लांट मर क्यों जाता है?